आप लोग हर कोई सुने होंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जैसा आपने कभी सुना होगा कि इम्तिहान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। इम्तिहान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो हेलो एवरीवन, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये है आपका त्रिगीतम 4 AM क्लब। टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन हो जाएं। 4 बजे मॉर्निंग में बहुत लोग उठ रहे हैं, मेरे को पर्सनली लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अटेंडेंस देते हैं, तो आप भी करें। ग्रुप में भी ज़रूर दें अपना अटेंडेंस, ताकि पता चले कितने लोग जग रहे हैं। और हकीकत यही है कि बहुत सारे लोग जगते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि सर मैं ग्रुप में इसलिए मैसेज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं शो ऑफ़ करना चाहता कि मैं 4 बजे मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ऐसे मत सोचो, आप कहीं भी दो, कोई नहीं, आप जैसे भी सोचो, आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। आप ग्रुप में दे सकते हो, आप फिर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर कर सकते हो। और पर्सनल गाइडेंस में मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। सिर्फ मैं पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ एक मेथड को फॉलो करते हुए कि आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा ही नहीं, आपको मैं सिखाऊँगा भी। और हर एक वर्ड्स को, SP बख्शी के हर एक वर्ड्स को मैं आपके दिमाग में बिठाऊँगा एक दिन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, आज देखिए क्या है। फर्स्ट जो है आज का इडियम, ये है एंड इन स्मोक और फिर एंड इन फिएस्को। क्या अर्थ है इसका, ये ज़रा देखेंगे। तो इसका अर्थ है कि सब बेकार हो जाना, सब धुआं धुआं हो जाना, सब कुछ धुआं हो जाना। तो यह जो है इडियम एंड इन फिएस्को और फिर एंड इन स्मोक, यह तब यूज होता है जब कोई अपने मेहनत के बारे में बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करे, लेकिन अंत में उसे मेहनत का फल बिल्कुल ना मिले। तो इस तरीके का जो फेलियर होता है, इस तरीके का जो असफलता हाथ लगती है, तो इसको बोलते हैं एंड इन स्मोक और फिर एंड इन फिएस्को। अब ज़रा देखेंगे कि इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट कैसे होता है। तो ज़रा देखिए, फिएस्को एक वर्ड आया है। फिएस्को का मतलब ही होता है घोर असफलता, मतलब बुरी तरह से असफल हो जाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही है आपका घोर असफलता, हाथ लगना। तो सेंस इसी में ही है आपका, इसी इडियम्स में ही क्लियर है कि कभी किसी भी चीज़ के अंत में धुआं हाथ लगना और फिर फिएस्को हाथ लगना, घोर अपराध, घोर असफलता, अपराध नहीं सॉरी, घोर असफलता हाथ लगना, यानी सब कुछ बेकार हो जाना, बिल्कुल धुआं हो जाना। तो ये इसका मीनिंग है। एंड इन स्मोक का मतलब और फिर एंड इन फिएस्को का मतलब सब बेकार हो जाना, सब धुआं हो जाना, कम टू नथिंग। वही बात है कि कुछ भी हाथ नहीं लगना अंत में। अब ज़रा देखेंगे हम लोग कि इसका एग्जाम्पल क्या दिया है। यहाँ दिया है ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म, मतलब किसी बॉलीवुड स्टार के बारे में बता रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा अपने न्यू फिल्म के बारे में बताया। बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक एंड इट फ्लॉप्ड ऑन बॉक्स ऑफिस। लेकिन ये बुरी तरह से क्या हुआ, एंडेड इन स्मोक, मतलब असफलता हाथ लगा और बॉक्स ऑफिस में बहुत भारी तरीके से फ्लॉप किया। बॉक्स ऑफिस का मतलब क्या होता है, सिनेमा की दुनिया से रिलेटेड है ये। मतलब बॉक्स ऑफिस का मतलब टिकट घर होता है एक तरह से, जहाँ पर पैसे दे करके टिकट खरीदते हैं और एक्टर एक्ट्रेस की कमाई वहीं से होती है। तो एक तरह से फिल्मी दुनिया को बोल सकते हो बॉक्स ऑफिस। तो ये इसका मीनिंग आप समझ गए अच्छे से। अब जरा देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, ये है आपका एग ऑन। एग ऑन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है टू अर्ज समबडी, मतलब जोर देना और जोर देते हुए किसी को आग्रह करना, अर्ज करना। तो एग ऑन जो है आपका एक इडियम नहीं है, एक फ्रेज है, ना कि एक इडियम। इसलिए कोई ओरिजिन का इसका पता नहीं चलता। लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा कि आप बताओ कि एक सिंपल सवाल, बहुत कॉमन वर्ड, कि काव का क्या मीनिंग होता है। अब एक मीनिंग नहीं बताने हैं आपको, इसके 2 मीनिंग बताने हैं। एक मीनिंग नाउन में बताना है और दूसरा मीनिंग वर्ब में बताना है। तो बताइए क्या होता है। आप मुझे अभी चैट में या फिर कमेंट में कुछ भी मैसेज कर सकते हो। अब बताओ इसको कि काव का मीनिंग होता क्या है। तो काव का मीनिंग तो हर कोई जानते हैं नाउन में, कि इसका मीनिंग जो होता है वो गाय होती है, गाय माता जिसको बोलते हैं हम लोग। तो काव का मीनिंग तो गाय हो गया। और दूसरा वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है डराना, धमकाना। काव का मीनिंग डराना और धमकाना होता है। उसी तरीके से एग जो है, ये वाला एग,
तो इसका अर्थ सिर्फ अंडा नहीं होता, बल्कि उकसाना होता है, प्रोत्साहन करना भी होता है। समझे बात को? एग का मतलब आपका उकसाना भी होता है, प्रोत्साहन करना भी होता है। इसलिए एग ऑन, और एग के साथ ये प्रीपोजिशन ऑन आ गया तो इसका मतलब है किसी को प्रोत्साहित करते हुए, जोर देते हुए आग्रह करना होता है इसका मीनिंग। तो एग ऑन का मतलब होता है जोर देना, आग्रह करना, किसी को एनकरेज करते हुए। अब इसका एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो जाएगा इसका। ज़रा देखिए, ये द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन। द कैप्टन जो मैच के जो कैप्टन है किसी गेम के, एग्ड द प्लेयर्स ऑन मतलब उनसे जोर दे करके आग्रह किया, किस लिए? टू कंटिन्यू टू प्ले फॉल टिल द एंड ऑफ द मैच। मतलब ये फुटबॉल मैच के बारे में बातें कर रहा है कि कैप्टन ने एक प्लेयर से क्या कहा कि आप बिल्कुल फॉल खेलते रहो, कब तक? जब तक मैच एंड ना कर जाए। तो फॉल का मतलब होता है एक तरह से किक मारना होता है, और एक तरह से समझ सकते हो फुटबॉल का एक स्टंट है जिसमें किक मारते हैं लोगों। तो ये फॉल का मतलब है। फॉल जो भी मीनिंग हो, इसमें डिटेल नहीं जाना है, बस एक समझो कि फुटबॉल मैच का एक टर्म है। तो उसी तरीके को खेलने के लिए कैप्टन उन्हें उकसाते हुए और जोर देते हुए आग्रह कर रहे हैं कि आप फॉल खेलो। तो इसका मीनिंग क्लियर है। एग ऑन का मतलब कि जोर देना, और जोर देते हुए किसी को आग्रह करना। अब ज़रा देखिए थर्ड वन क्या है आपका। थर्ड वन जो है ये है आपका एक आउट। एक आउट का क्या अर्थ है? तो ये भी एक तरह से क्या है? फ्रेज है, ना कि इडियम। और हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली बात कि इसका मीनिंग होता क्या है। तो ज़रा देखो, फ्रेज है तो इसके ओरिजिन पे जाएंगे नहीं हम लोग। एक है आपका, एक का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये होता है मुश्किल से निर्वाह करना, मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। तो इसका मीनिंग ही होता है, एक का मतलब तो बता दिया, मुश्किल से निर्वाह करना। और एग के साथ अगर आउट लग गया, एक के साथ एग नहीं, ये वाला एग बोल दे रहा हूँ बार बार। एक आउट जो है वो इसका जो मीनिंग है, आउट लगते ही इसका जो मीनिंग है ये हो जाता है एक्स्ट्रा इनकम, मतलब एक तरह से सप्लीमेंट इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो किस तरीके का एक्स्ट्रा इनकम? वो ब्राइबरी वाला नहीं, एक्स्ट्रा इनकम मेहनत वाला। तो ज़रा देखिए, तो क्या है कि लोग एक्स्ट्रा वर्क करते क्यों हैं? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। और एक्स्ट्रा इनकम कब चाहिए? जब वह एक कर रहे होते हैं, एक EKE ये वाला एक कर रहे होते हैं, मतलब मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, मुश्किल से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तब उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत होती है। तो एक आउट का मीनिंग इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका कि इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा इनकम, सप्लीमेंट इनकम। अब जरा देखेंगे हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है टू एक आउट हिज इनकम। टू एक आउट हिज इनकम मतलब क्या हुआ इसका कि एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए वो क्या करते हैं? ही हैज़ वर्क्स एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। शाम में वो अकाउंटेंट का काम करने जाते हैं, पार्ट टाइम के जॉब के जैसा, मतलब एक्स्ट्रा इनकम उन्हें चाहिए, तो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं वो इवनिंग में जा करके। तो इसका मतलब हुआ एक आउट का मीनिंग, एक आउट का मीनिंग आपका क्या हुआ? तो एक्स्ट्रा इनकम। अब जरा देखिए, सबसे पहली बात कि इस शब्द का मीनिंग अगर आध है तो आप आसानी से टिक लगा सकते हो ऑप्शन में, एग्जाम में। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर पे क्या है। ये है आपका एवरी डॉग हैज़ हीज डे। ज़रा ध्यान से देना। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉग तो आपका जानवर है, बिल्कुल जानवर है, और डॉग के लिए यहाँ पर वर्ड जो आया है हीज़ आया है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? जानवर के लिए इट्स होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, एग्जाम में जब भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए और इसके जगह पर क्या करे, फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, तो आप इट्स में नहीं लगाना, आप हीज़ में ही लगाना, क्योंकि हीज़ आपका करेक्ट है। कई बार देखा गया है कि हीज़ के प्लेस पे इट्स भी आता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि मैं ये बातें बता क्यों रहा हूँ। तो यहाँ पर हीज़ जो है ये इंसानों के लिए यूज हुआ है, और इट्स जो है वो जानवर के लिए यूज होता है। तो ये जो इडियम है ना, एवरी डॉग हैज़ हीज डे, ये किसी डॉग के लिए यूज नहीं होता। ये किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है आपका इंसानों के संदर्भ में, इसलिए यहाँ पर इट्स ना दे करके हैज़ लगाया गया है। बात समझ रहे हो? अब जरा देखो क्या है इसका मीनिंग। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, इसका मीनिंग होता है हर कुत्ते का एक दिन आता है। यही समझ सकते हो आप, मतलब सबका एक अच्छा दिन आता है, सबका किस्मत एक दिन खुलता ही है,
आज नहीं तो कल, यही ये बोल रहा है। गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर, मतलब सबका किस्मत एक दिन खुलता है, आज नहीं तो कल। अब ज़रा देखेंगे इसके पीछे का एक स्टोरी। अब इसको स्टोरी के जैसा लेना कि क्या है इसके पीछे की स्टोरी। तो एक गांव में शादी की एक पार्टी हो रही होती है। सारे जूठे पत्तल जो होते हैं और खाने को वो बाहर फेंक दिया जाता है। उस एरिया के कुत्ते बहुत मज़े से अपना अपना पेट भर रहे होते हैं। इसी बीच क्या होता है कि किसी दूसरे एरिया का डॉग पहले वाले एरिया में एंट्री मारते हैं, लेकिन उस एरिया के कुत्ते उसे खदेड़ खदेड़ कर भगा देते हैं। पता ही है एरिया किसका होता है, कुत्ते का होता है। डॉन वॉन के बारे में मत सोचना अभी। तो कुत्ते का एरिया होता है, तो दूसरे वाले एरिया के कुत्ते को क्या करते हैं, ये पहले वाले डॉग भगा देते हैं वहाँ से खदेड़ कर। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब उस दूसरे एरिया, मतलब ये दूसरे एरिया वाले में क्या होता है कि शादी की पार्टी हो रही होती हैं और लगातार 15-20 दिन होती हैं, और दूसरे एरिया के कुत्ते पहले एरिया के कुत्ते वाले के साथ, मतलब जिसने पहले ट्रीट किया था, तो उसके साथ वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा उनके साथ पहले किया गया होता है। तो इस तरह से जो एक नाटककार हैं, एक ऑथर हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए लिखते हैं कि एवरी डॉग हैज़ हीज डे, मतलब इसका किस्मत एक ना एक दिन खुलता है। तो यहाँ पर और आपको पता चल गया हीज और इट्स में क्या फ़र्क था। तो इसका मीनिंग क्लियर है आपका कि क्या अर्थ है इसका। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, इसका मतलब है कि हर किसी का किस्मत एक ना एक दिन खुलता है, हर किसी का दिन एक दिन आता ही है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल दिया है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, मतलब नाराज़ नहीं होना। इट इज़ ट्रूली सेड दैट एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब क्या है कि हर कुत्ते का दिन आता है, सबका किस्मत एक ना एक दिन खुलता है। इसलिए थोड़ी सी तरक्की पालो तो कभी घमंड ना करो, कभी किसी दोस्त का मॉकिंग मत करो, उसके ऊपर हंसो नहीं, उसका मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो एवरी डॉग हैज़ हिज डे, इस चीज़ को आप याद रखना। अब ज़रा देखिए 5th नंबर क्या है। ये है आपका एवर एंड एनॉन। क्या है एवर एंड एनॉन, इसका मतलब होता है नाउ एंड देन, मतलब अभी अब बाद में, और फिर कभी कभी, समटाइम्स, अदा कदा जिसको बोलते हैं। तो एवर एंड एनॉन का अर्थ है आपका कभी कभी, अदा कदा। अब इसका भी मीनिंग इसी से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे, एवर का क्या मीनिंग होता है, तो एवर का मीनिंग होता है कभी, और एनोन का क्या मतलब होता है, एनोनिमस एक होता है बेनाम जिसको बोलते हैं, गुमनाम, उसको एनोनिमस बोलते हैं, उसको शॉर्ट में एनोन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर एनोन का एक दूसरा अर्थ है जल्दी ही। यहाँ पर एवर का मीनिंग हो गया आपका कभी, और एनोन का अर्थ है आपका जल्दी ही। तो यह एक फ्रेज है ना कि इडियम, और इसको ऐसे ही याद रख लीजिए आप लोग। यानी इसका एवर एंड एनोन का मीनिंग क्या है, तो कभी कभी, यदा कदा। अब जरा देखेंगे हम लोग इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल दिया है, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड एनोन, मतलब वो अपने पेरेंट्स को कभी कभी विजिट करते हैं, कभी कभी मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो इसका भी मीनिंग क्लियर है। 6th नंबर देख लो जरा क्या है। 6th नंबर है, यहाँ पर है एन आई वॉश। ज़रा देखो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर एन आया तो क्या एक नाउन की तरह वर्ब करेगा, और सिर्फ आई वॉश आया तो एक वर्ब की तरह काम करेगा। तो ज़रा देखो क्या मीनिंग है। हम अभी एन को लेकर के चलते हैं। एन आई वॉश, तो इसका मतलब होता है धोखा, और सिर्फ आई वॉश रहे तो इसका मतलब होता है धोखा देना, छल करना। तो इसका मीनिंग है अ प्रिटेंस, वही बात है, धोखा देना, बहाना करना। और एन आई वॉश का मीनिंग क्या हो गया एक तरह से, मतलब आई वॉश का मीनिंग क्या हो गया, तो आँखों में धूल झोंकना। मतलब क्या होता है आँखों में धूल झोंकना, आप लोग सुने होंगे, एक हिंदी की कहावत है। तो इसमें हम लोग धूल वर्ड का यूज किए हैं, तो इसका मीनिंग होता है धोखा देना, किसी के साथ छल करना। लेकिन इंग्लिश में है आपका धूल के साथ वॉश वर्ड यूज हुआ है। तो जैसे हिंदी में कहते हैं जो मैं अभी बताया आँखों में धूल झोंकना, तो वहाँ पर धूल शब्द का यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में वहीं पर यूज होता है आपका वॉश। यहाँ पर वॉश यूज होता है और ना कि धूल जैसा कोई वर्ड आता है। तो हर एक लैंग्वेज में अपना अलग अलग होता है, इसी अंदाज में लोग अलग अलग कहावत बनाते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से आप इसको याद रख लो कि आई वॉश का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आँखों में धूल झोंकना, प्रिटेंस करना, धोखा देना, छल करना। तो इसका भी मीनिंग इसी में था आपका। ज़रा गौर फरमाते थोड़ा सा। अब ज़रा देखेंगे हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या है। माई फ्रेंड्स प्रोमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूव्ड एन आई वॉश, मतलब जो मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रॉमिस कर रखा था कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा,
अभी आखिरकार में क्या प्रूव हुआ, तो एक आई वॉश प्रूफ हुआ, मतलब धोखा प्रूफ हुआ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ धोखा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई वॉश के पहले एन लगा है, तो ये नाउन को इंडिकेट करता है, इसलिए एक धोखा प्रूव्ड हुआ वो। तो ये भी हो गया। 7वें नंबर ज़रा देखो क्या है। 7वें नंबर है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर और फिर ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर बुक में सिर्फ नेचर है, बॉडी नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ह्यूमन बॉडी भी होता है। आप कहीं भी दूसरे बुक में ढूंढ कर देख सकते हो। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब सगे संबंधियों को भी बोला जाता है, लेकिन फ्लैश एंड ब्लड का मैक्सिमम जो यूजेस है वो होता है ह्यूमन बॉडी की तरह। एक ही बात है, बॉडी कह लो नेचर कह लो, बॉडी से ही नेचर आती है और फिर नेचर से ही बॉडी आती है। तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मानव शरीर और फिर मानव प्रकृति। और मानव शरीर जो बना है वो किससे बना है, तो फ्लैश से बना है और ब्लड से बना है। मतलब क्या है इसका, कि मांस और खून का बना हुआ है। क्या, आपके बॉडी और फिर आपका नेचर वहीं से आता है। तो फ्लैश एंड बॉडी याद रखना आसान है, मानव प्रकृति या फिर मानव बॉडी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लेना। अब ज़रा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। पीपल इन सम विलेजेस आर सो पुअर दैट, देख रहे हो सो के साथ दैट आया है। विलेजेस आर सो पुअर दैट देयर सफरिंग्स आर मोर देन योर फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर। कहने का मतलब है कि जो कुछ लोग कुछ विलेजेस में जो लोग होते हैं वो क्या है कि आर सो पुअर, वो इतने गरीब होते हैं, दैट कि उनके सफरिंग्स का मतलब पीड़ा और दुख इतना अधिक होता है कि अ फ्लैश एंड ब्लड मतलब मोर देन, वो पीड़ा इतना अधिक होता है कि उसके शरीर जो है वो उसको एंड्योर कर पाए, वो उसको बर्दाश्त कर पाए, उससे कहीं उसके ज़्यादा सफरिंग्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोगों की क्षमता से कहीं अधिक उनके पीड़ा होती है, सहने की क्षमता से कहीं अधिक पीड़ा होती हैं गाँव में बसने वाले कुछ लोगों के। तो फ्लैश एंड बॉडी ब्लड का आप याद रखना है इसका मीनिंग मानव शरीर और फिर मानव प्रकृति। अब जरा देखिए 8th नंबर क्या है। ये आपका फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। क्या है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों के मुसीबतों का फ़ायदा उठाना। मान लिया जाए आप रास्ते में जा रहे हो, कोई बाइक वाला गिर जाता है, भला मतलब उसको हेल्प करने के बजाय आप कुछ लोग क्या करते हैं, उसके तुरंत देखते हैं कि वो जख्मी हो चुका है, उसके पॉकेट से सारा माल निकालो और हाथ की घड़ी उतारो। तो ऐसे कई मूवीज़ में साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, और चलो वहाँ से चलते बनो। तो ये जो है ये फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स को संकेत करता है, मतलब आप उसका एडवांटेज उठा रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो उस बेचारे का ट्रबल होने का। तो दूसरों के मुसीबतों का फ़ायदा उठाना कहलाता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब मैं समझाता हूँ इसको। अगर आप लोग कभी खेतों में या फिर गड्ढों में मछली मारे हों, मछली मारना समझते हो ना, मतलब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं कभी ना कभी खास करके बरसात के मौसम में आजकल ज़रूरी मछलियां मारे होंगे या फिर ऐसा किसी को करते देखे होंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि गड्ढे में पानी होता है, उसमें कुछ मछलियां भी होती हैं पर वे छुपी हुई होती हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए एक लोग रास्ता निकालते हैं, और वो रास्ता क्या होता है कि लोग पानी को स्टीर कर देते हैं। स्टीर मतलब समझते हो ना, स्टीर मतलब ट्रबल कर देते हैं। उसको पानी को पाँव से क्या करते हैं, ट्रबल कर देते हैं, उसको बहुत ज़ोर से शेक कर देते हैं। तो जैसे ही ऐसा पैरों से करते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। जैसे मछलियां गंदे पानी से परेशान होकर बाहर आती हैं, लोग उसी का फ़ायदा उठाते हुए आसानी से मछलियों को पकड़ लेते हैं। तो यहीं से ये वर्ड आया है आपका कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो इसका अर्थ अभी स्पष्ट है कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है मुसीबतों का फ़ायदा उठाना। मछली को कैसे पकड़ते हैं, गंदे पानी को पूरा गंदा कर देते हैं। उसके बाद जब परेशान हो जाती हैं मछलियाँ, मतलब सांसें लेना मुश्किल हो जाए, तो उसके बाद जैसे वो बाहर निकलती हैं सांस लेने के लिए, उसका फ़ायदा उठाते हुए एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या हुआ, दूसरों के मुसीबतों का फ़ायदा उठाना। ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए लागू होता है, ना कि सिर्फ मछलियों के लिए। अब ज़रा देखिए, मतलब मछलियों को क्या किया गया है यहाँ पर, एक तरह से रिलेट किया गया है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब आप लोग समझ गए। अब ज़रा देखिए इसका एग्जांपल क्या है। श्रीव्ड बिजनेसमैन
फिश इन ट्रबल वाटर्स, मतलब जो कनिंग होते हैं, श्रूड मतलब कनिंग, जो धूर्त किस्म के बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, फिश इन ट्रबल वाटर्स मतलब दूसरों के मुसीबतों का फ़ायदा उठाते हैं। व्हेन, कब, देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स। आप यूपी में देखेंगे एक घटना को, एक डीएम महिला रहती हैं ऑफिसर, वो जाती हैं इस लॉकडाउन में, अभी कोरोना का लॉकडाउन का सिलसिला है, तो जाती हैं और वो एक दुकानदार के यहाँ बस चुपके से जाती हैं, समझ लो भेष बदल कर जाती हैं, तो वो पकड़ा जाता है, उसे बहुत बड़ा पनिशमेंट भी मिलता है। तो कहने का मतलब काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो काफ़ी ऊंचे दाम में बेचते हैं। कभी कभी कोई सामान को क्या करते हैं कि उसकी स्कैरसिटी हो गई है, कमी हो गई है मार्केट में, और उसके पास है बचा हुआ, तो और भी दबा के रख लेते हैं, वो बाहर नहीं निकालते कि हाँ बहुत ज़्यादा महंगा होगा तब बेचेंगे। तो एक तरह से क्या कर रहे होते हैं वो, एक तरह से लोगों के फिश इन ट्रबल वाटर्स कर रहे हैं, मतलब लोगों के मुसीबतों का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जरा देखिए 9th नंबर पे क्या कह रहा है, इसका मीनिंग तो क्लियर है 8 नंबर का। 9th नंबर देखिए, ये कह रहा है फॉलो स्वीट। फॉलो स्वीट का क्या अर्थ है, स्वीट, ये स्वीट नहीं पढ़ना है इसको, ये स्वीट नहीं समझना, स्वीट ये अलग है। तो फॉलो स्वीट का क्या अर्थ होता है, तो सबसे पहली बात इसका मतलब होता है टू एक्ट इन ए लाइक मैनर, मतलब दूसरे का अनुकरण करना, जिसे बोलते हैं ना देखा सीखी करना, वो जो देखा वो करा। एक बच्चा गाली सुनते हुए किसी से सुना है, अगर गाली देते हुए वो बच्चा तुरंत कैच करता है और वो क्या करता है, उसका अनुकरण करता है। और जैसे ये ह्यूमन का नेचर है, हम लोग क्या करते हैं, अपने बड़ों से कुछ ना कुछ ग्रास्प करते हैं, उन्हीं का अनुकरण फॉलो करते हैं बहुत सारी बातें। तो बच्चों के सामने बड़ों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, कुछ गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए उसके सामने। अब यहाँ फॉलो स्वीट का अर्थ आया कैसे, अनुकरण करना कैसे आया। फॉलो करने का अर्थ होता क्या है, तो इसका मतलब ही होता है अनुकरण करना। और स्वीट का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सूट कर जाना, जिसे नहीं बोलते हैं कि आपको ये मौसम सूट कर गया, मतलब आपके अनुकूल है, ये कपड़ा आपके शरीर के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से आपको सूट कर गया, मतलब आपके शरीर के हिसाब से अनुकूल हो गया। तो सूट का मतलब ही होता है अनुकूल। तो इसी में इसका मीनिंग भी छुपा था कि फॉलो सूट का मतलब हो गया दूसरे का अनुकरण करना और फिर देखा सीखी करना। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही अनुकूल पाते हैं, मान लिया जाए आपसे वो गाली सीखा है और कोई बच्चा उसे छेड़ गया, तो वो क्या करेगा, आपसे वो जो सुना था गाली, उसी को यूज कर देगा अपने फ्रेंड के लिए। जैसे अनुकूल उसको मिला, वो मौसम जैसे ही देखा, बस गरम देखा लोहा, हथौड़ा चला दिया। तो फॉलो सूट का मतलब ही हो गया एक तरह से दूसरे का अनुकरण करना, देखा सीखी करना। अब जरा देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल, यहाँ इफ़ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स, मतलब अगर आप अपने एल्डर्स को अगर ओबे नहीं करते हो, उनके बातों को नहीं मानते हो, तो क्या होता है, योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट, मतलब आपके बच्चे भी क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। क्योंकि अगर वो मान लिया जाए वो देखे होंगे कभी कि मेरे डैड जो हैं मेरे दादाजी की बातें नहीं मानते, तो बस आने दो वक्त, मैं भी दिखाऊंगा अपने डैड को। तो आपको ही फॉलो करते हैं, बड़ों को ही फॉलो करते हैं बच्चे। तो फॉलो सूट का मतलब होता है दूसरे का अनुकरण करना। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर, ये है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट। ये इफेक्ट है, मतलब ये नाउन है, और यहाँ अगर ए लगा रहता इफेक्ट या ऐसा, तो ये है आपका वर्ब, मतलब क्या करना, असर छोड़ना। अब ज़रा देखो फॉल फ्लैट का मतलब जो होता है वो होता है असफल होना, मतलब कोई असर ना दिखना, कोई असर ना होना। टू हैव नो इफेक्ट, कोई असर ना होना। अब ज़रा देखो क्या कहने का मतलब है, फॉल मतलब क्या, गिरना एक तरह से समझ लो, और फ्लैट का मतलब क्या, एक तरह से नीरस होता है इसका मीनिंग। फ्लैट का मतलब नीरस भी होता है, चपटा भी होता है, वो तो अलग की बात है, एक नीरस भी होता है, बेअसर भी होता है, फीका भी होता है। किसका मीनिंग, फ्लैट का मीनिंग। और फॉल का मतलब क्या, मतलब कोई चीज़ गिरा हो तो बेअसर गिरा हो, बिल्कुल फीका गिरा हो। तो इसका मीनिंग इसी में आपका छुपा हुआ है कि फॉल फ्लैट का मीनिंग जो है वो होता है असफल होना, किसी काम का कोई असर ना होना। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में, ये दिया है द मिनिस्टर्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, मतलब जो मिनिस्टर्स का स्पीच था, जो उस मंत्री का स्पीच था, उसका कोई असर नहीं दिखा, किसके ऊपर, ऑन द ऑडियंस, मतलब दर्शकों के ऊपर, श्रोतागणों के ऊपर
कोई भी उसका असर नहीं हुआ। तो फॉल फ्लैट में तो नॉट वर्ड छुपा नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग नॉट के सेंस में दिया है, नेगेटिव के सेंस में। अब आप यहाँ कहोगे कि इसका मीनिंग आप बता रहे हो कि मिनिस्टर का स्पीच का कोई असर नहीं पड़ा ऑडियंस के ऊपर, तो नहीं का मीनिंग कहाँ दिया है? तो बिल्कुल मीनिंग उसका यहीं पर छुपा है, फेल फ्लैट में, मतलब फॉल फ्लैट में ही आपका नॉट वर्ड यहाँ पर इसका मीनिंग के साथ ही था। तो फॉल फ्लैट का मतलब याद रखना, कोई असर ना होना, असफल होना। अब ज़रा देखते हैं, आपको रिकैप करवा देते हैं ताकि आप दूसरी बार कभी रिवाइज़ करो तो यहीं से वीडियो स्टार्ट करो और इसका सरासर एक नज़र में 2 मिनट में आप इसका रिवीजन कर लो। अब देखो, हाँ, और जो नए हो इस पर ज़रूर मैसेज करना, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा और आप देखना मैं कैसे सिखाता हूँ लोगों को वोकैब याद करना कितने आसानी तरीके से। अब ज़रा देखिए, फर्स्ट में क्या है, एंड इन स्मोक और फिर एंड इन फियास्को, इसका मतलब होता है सब बेकार हो जाना, सब धुआं हो जाना। सेकंड है आपका एग ऑन, एग ऑन का मतलब होता है जोर देना, आग्रह करना। तीसरा होता है एक आउट, एक आउट का मतलब हो गया मुश्किल से निर्वाह करना बोल सकते हो, और फिर एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम को बोलते हैं एक आउट। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आपका एवरी डॉग हैज़ हिज डे, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि हर कुत्ते का एक दिन आना, मतलब सबका एक अच्छा दिन आना, सबका किस्मत एक ना एक दिन खुलता है, आज नहीं तो कल। फिफ्थ नंबर है एवर एंड एनॉन, इसका मतलब है कभी कभार या फिर यदा कदा। सिक्स्थ नंबर है आपका आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है धोखा देना, छल करना। नेक्स्ट आपका फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब मानव प्रकृति या फिर मानव शरीर। नेक्स्ट आपका फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब दूसरों के मुसीबतों का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट आपका फॉलो स्वीट, फॉलो स्वीट का मतलब होता है दूसरे का अनुकरण करना। और 10th नंबर है फॉल फ्लैट, इसका मतलब होता है कोई असर नहीं दिखाना, कोई सफलता हाथ नहीं लगना, असफल हो जाना। तो चलिए, हम लोग आज बहुत कुछ सीखे हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।